अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तलाल और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और जिसने कुर्बानी की अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी को कबूल करे और जिन्होंने नहीं की अल्लाह ताला उन्हें इस काबिल करे कि अगले साल वो भी हम सब के साथ मिलकर कुर्बानी कर सकें। अच्छा जी, चलें आज हम पढ़ने लगे हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर का, जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। बहुत ही आसान चैप्टर है और छोटा चैप्टर है, बड़ा इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। एक ही सिर्फ पूरे चैप्टर में ट्रिक है, कुछ चीज़ें इसमें याद करने वाली हैं, एक दो स्टेटमेंट्स वगैरह, यानी वो आप समझ लें तो आप लोगों को खुद ही याद हो जाएंगे। उसके अंदर पहले नंबर पर हमारे पास आता है कि रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है। रैशनल फ्रैक्शन, ठीक है जी। अब रैशनल फ्रैक्शन क्या चीज़ है, सीधा एक्सप्लेन करेंगे, मतलब कोशिश करूँगा कि पॉइंट टू द पॉइंट बात करूँ और आसान हो, आप लोगों को समझने में आसानी हो। जब भी किसी फ्रैक्शन को आप p या दो पॉलिनोमियल्स को, एक px है और एक qx है, p ऑफ x एंड q ऑफ x, जब आप इन किसी भी दो पॉलिनोमियल्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें p बाई एक्स डिवाइडेड बाई q बाई एक्स, और एक साथ एक कंडीशन है कि q बाई एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ये तो जाहिर सी बात है कि ज़ीरो हो जाए तो फिर तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वो तो अनडिफाइंड है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि q ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो ना हो। अच्छा, जब भी आप इस तरह दो पॉलिनोमियल्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो, और साथ इसके एक है कि इनमें p ऑफ एक्स में और q ऑफ एक्स में नो कॉमन फैक्टर हो, ठीक है, तो आप उसे क्या कह सकते हैं, उसे आप कहेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस। अब सॉरी रैशनल फ्रैक्शन कहेंगे उसे आप। अब इसका क्वेश्चन आ जाता है, मतलब इतना तो नहीं खैर, लेकिन आ जाता है कभी कभी, वो पूछ लेते हैं कि रैशनल फ्रैक्शन कौन सी है। तो यहाँ पर इससे आपको ये पता चलता है कि रैशनल फ्रैक्शन क्या चीज़ है। अब इसके बाद हम बात करने लगे हैं रैशनल फ्रैक्शन की दो टाइप्स हैं, सही है। अब इन टाइप्स में आगे से कुछ चीज़ें आती हैं, मतलब एक तो टाइप है प्रॉपर और एक है इम्प्रॉपर। अब p ऑफ x की भी कोई ना कोई एक डिग्री होगी। डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। p ऑफ x की भी कोई डिग्री होगी, मैं उसे कहता हूँ कि n ऑफ p ऑफ x या n ऑफ p ऑफ x लिख देते हैं इस तरह मिसाल के तौर पर समझने के लिए। q ऑफ x की भी कोई डिग्री होगी और उसे हम लिख देते हैं n ऑफ q ऑफ x, ठीक। अब प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसके अंदर जो न्यूमरेटर है, यानी यहाँ पर जो p ऑफ x है, उसकी डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए, यानी n ऑफ p ऑफ x शुड बी लेस देन n ऑफ q ऑफ x। अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है, मैंने लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन नहीं डाला, यानी इक्वल टू भी नहीं कर सकते आप। आपको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ p ऑफ x वो होगा जिसकी डिग्री छोटी हो, इक्वल भी डिग्री नहीं होनी चाहिए। अगर इक्वल हो जाए या उसकी डिग्री बड़ी हो जाए, यानी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल हो जाए या उससे बड़ी हो जाए, तो फिर आप उसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी n ऑफ p ऑफ x शुड बी या ग्रेटर देन और इक्वल टू n ऑफ q ऑफ x, तो फिर आप इसे कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपके पास दोनों तरीके से आ सकती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन भी लिखी आ सकती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी लिखी आ सकती है। प्रॉपर फ्रैक्शन को तो आप पढ़ा हुआ भी है सबने कि कैसे डायरेक्टली आप उसको सॉल्व कर देते हैं, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आपके पास आती है तो फिर आपको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करना पड़ता है। और वो कैसे होता है, वो होता है लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास एक तो ये हो गया, इसकी एग्जांपल आप देखते हैं, जिस तरह इधर ये देखें, p ऑफ x की एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि देखें 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 3। अब इसमें जो p ऑफ x है वो है 2x माइनस 1 और q ऑफ x है एक्स स्क्वेयर प्लस 3। अब इसमें जो डिग्री है x यानी a की वेरिएबल है,
अब इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर p ऑफ x में 1 है, लेकिन जब आप डिनोमिनेटर में देखते हैं तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। अब इससे ये यहाँ पर है कि p ऑफ x की डिग्री लेस देन q ऑफ x की डिग्री, इसका मतलब है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी के बजाय मैं अगर इसी को चेंज कर दूँ 2x स्क्वेयर माइनस 1 कर दूँ और साथ में लिख दूँ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 3, बस मैंने इधर x 1 पावर थी यहाँ पर स्क्वेयर कर दिया। अब देखें दोनों की पावर्स हाईएस्ट पावर सेम हो गई है, तो ये इम्प्रॉपर हो गई है। या इसी के बजाय अगर हम इसको क्यूब कर दें तो फिर भी ये इम्प्रॉपर है, अब ये ग्रेटर होगी उससे। इसके अंदर अब कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को देखनी है। अभी वो जो मैंने आप लोगों को डेफिनेशंस का कहा था वो मैं आप लोगों को बताऊं। इसके अंदर एक तो आती हैं आपके पास कंडीशनल, क्या कौन सी इक्वेशन होती है, और एक होती है आइडेंटिटी। ठीक है, कंडीशनल और दूसरी तरफ हम देखेंगे आइडेंटिटी। अब नाम से जाहिर है, हमेशा जब भी किसी चीज़ का नाम रखा जाता है तो वो किसी वजह के तहत रखा जाता है। नाम से आपने सोचना है, या ख़ुद भी आप अगर थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं तो आपको ये पता चलेगा कि कंडीशनल, इंग्लिश में भी हमने पढ़े, कंडीशनल वो चीज़ होती है कि जो किसी एक ख़ास चीज़ के लिए ही हो। कंडीशनल इंग्लिश में सेंटेंसेस होते हैं कि अगर ये कंडीशन पूरी होगी तो ये रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पर कंडीशनल इक्वेशन कौन सी है? ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल की किसी पर्टिकुलर वैल्यूज पे ही उसको सेटिस्फाई करे। यानी अब मैं मिसाल दूं कि 4x इक्वल्स टू 5। अब ये कंडीशनल इक्वेशन है। कैसे? अब यहाँ से आप x की जब वैल्यू निकालते हैं तो वो होगी 5/4। अब x की वैल्यू 5/4 के अलावा कोई भी वैल्यू आप डालें, अगर कोई भी वैल्यू 6/4 डालें, जो मर्जी डालें, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। यानी इस इक्वेशन का एक ही पर्टिकुलर सोल्यूशन है जो कि है 5/4। अब ऐसी इक्वेशन जिसका एक ही पर्टिकुलर सोल्यूशन हो, वो हर वेरिएबल की सारी वैल्यूज़ के लिए वो सेटिस्फाई ना करती हो, तो आप उसे कहते हैं कंडीशनल इक्वेशन। इसी के बरक्स आइडेंटिटी आती है। आइडेंटिटी ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जो कि वेरिएबल की तमाम वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई करती हो इक्वेशन को। अब इसकी एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिखते हैं x + 2 इंटू x - 2 इक्वल्स टू x स्क्वेयर - 4। अब ये है एक आइडेंटिटी। अब इसमें देखें जो मर्जी x की वैल्यू डालें, जो मर्जी। अब यहाँ पर देखें कि मैं डालता हूँ, यहाँ पर अगर x की वैल्यू ले लें 3 ले लें, तो ये क्या आएगा 5 × 1 इक्वल्स टू 9 - 4। 5 = 5, 3 पे इसने सेटिस्फाई किया। इसकी बजाय हम ले लेते हैं 4। अब देखें 4 + 2 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 × 4 = 16 - 4, 6 × 2 = 12, इधर भी तो 12। अब ये इसने सिर्फ चंद वैल्यूज़ के लिए नहीं किया। अब कोई भी आप इसके अंदर x की वैल्यू डालें तो ये उसको सेटिस्फाई करेगी। ऐसी इक्वेशंस जो वेरिएबल की तमाम वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई करती है उसको, तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी। ये इसमें और उसमें फ़र्क था, इसमें क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और अब आप लोगों को बताना है कि पार्शियल फ्रैक्शंस का मतलब मकसद क्या होता है। जब भी किसी इक्वेशन को, कोई भी इक्वेशन होती है जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखी है, आप एक फ्रैक्शन को, जिस तरह अगर मैं है वैसे जनरल लेते हैं px/q ऑफ x, इसको जब अगर आप चाहते हैं कि मैं इस एक फ्रैक्शन को 2 फ्रैक्शन या 3 फ्रैक्शन या 4 जितने भी हैं उसमें तब्दील करूं, तो फिर करना चाहते हैं अगर आप, तो फिर आप यूज़ करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। यानी आप एक फ्रैक्शन को 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करते हैं। यानी अगर मैं इधर a/q ऑफ x है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर q ऑफ x, ये q ऑफ x q यूँ लिख लेते हैं, या साथ q प्राइम के साथ आ जाता है q" ऑफ x, इस तरह आप कुछ भी इस तरह लिख सकते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन, यानी आप इसको रेजोल्यूट कर रहे हैं इन 2 में। अब पार्शियल फ्रैक्शंस का मकसद तो हमें पता चल गया कि हम क्यों करते हैं इसको, या इसमें होता क्या है। अब पार्शियल फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए तरीके तो हैं, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शंस की टाइप्स जो है ना, यानी रिपीटेड लीनियर फैक्टर या नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर वाली, उसकी टाइप्स के बारे में अब हम बात करेंगे। पहले नंबर पर आपके पास जो टाइप आती है वो होती है नॉन रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन।
नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। अब इसके अंदर देखें, अगर आपके पास कोई भी है ना, इसमें आप लिखें कि x + 2 डिवाइडेड बाई या 5x + 2 कुछ भी लिख ले, साथ नीचे आप लिखते हैं 3x + 1 इंटू, इसमें आप लिख दें 2x + 1, कुछ भी हम अपनी मर्ज़ी से, मतलब ये मैंने वैसे लिए तो आप इसमें देख सकते हैं। अब इसके अंदर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हमने बात करनी है तो डिनोमिनेटर की करनी है। हम यहाँ पर जितनी भी ये फैक्टर्स की बात करेंगे डिनोमिनेटर में फैक्टर्स की बात करेंगे। अब यहाँ पर पहली बात तो ये दो लफ्ज़ हैं मेन, एक तो नॉन रिपीटेड और एक है लीनियर। लीनियर पहले चेक करते हैं, लीनियर क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर हो 1। अब इसमें जितने भी फैक्टर्स होंगे ना उनकी हाईएस्ट पावर 1 होगी। ये देखें, ये इनकी पावर 1 है। और नॉन रिपीटेड यानी ऐसा नहीं है कि एक लीनियर फैक्टर रिपीटिशन में आए, यानी अगर मैं यहाँ पर वैसे लिख रहा हूँ x + 1 होल का स्क्वायर है अगर, तो ये क्या चीज़ है, ये x + 1 को ही तो 2 दफ़ा लिखा है, यानी इसमें लीनियर फैक्टर है लेकिन रिपीटेड है। यहाँ पर कोई भी लीनियर फैक्टर रिपीट नहीं हुआ, इसको कहते हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। अब इसके बाद एक तो ये आ गया ना आपके पास, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास इस तरह की ही एक और आती है, ठीक है, जिसमें आपके पास आएगा रिपीटेड लीनियर फैक्टर, ये जिसकी अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या आगे भी मैं अभी आपको बताऊंगा, जब हम उसमें लीनियर फैक्टर से बड़े आगे चल जाएंगे यानी हायर पावर फैक्टर्स में चल जाएंगे, तो उसमें भी आएगा कि अगर उस पावर को आप खोल सकते हैं, यानी उसको आप फार्मूला के तहत या किसी भी चीज़ को, जिस तरह अगर आपके पास आता है ना x² - 4 है, तो इसको आप लिख सकते हैं x + 2 × x - 2, तो ये फिर आपके पास हायर पावर फैक्टर नहीं आता। जब भी आप किसी चीज़ को खोल के उसको लीनियर में तब्दील कर सकते हैं तो वो लीनियर ही कहलाएगा। अगर ये किसी के भी नीचे लिखा हुआ है, किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में ये आ रहा है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, तो फिर आप उस इक्वेशन को हायर पावर वाली नहीं कहेंगे, आप उसको लीनियर फैक्टर वाली ही कहेंगे। अब देखें, यहाँ पर आपके पास आ रहा है रिपीटेड लीनियर फैक्टर, तो उसी के ऊपर न्यूमरेटर हम वही रखते हैं, नीचे हम देख लेते हैं x + 1 होल का स्क्वायर, साथ हम ऊपर एक यही फैक्टर डाल देते हैं 2x + 1। अब देखें इसके अंदर ये तो चलें, ठीक है ना। पहली बात तो ये लीनियर की बात हो रही है, हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। अब बच्चे सोचेंगे कि अगर हम स्क्वायर खोल दें तो ये तो x² हो जाता है, लेकिन हाईयर पावर हो जाती है, लेकिन उस तरह नहीं। मैंने आपको क्या बताया, अगर हम किसी भी चीज़ को किसी भी फार्मूला के तहत उसको हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं तो हम उसको उस तरह लिखेंगे। अब x + 1 होल स्क्वायर का मतलब है कि x + 1 × x + 1, तो इसका मतलब है यहाँ पर x + 1 लीनियर है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है और ये रिपीटेड है, 2 दफ़ा आ रही है, तो एक तो ये टाइप होगी रिपीटेड लीनियर फैक्टर, यानी एटलीस्ट एक ऐसा फैक्टर होना चाहिए लीनियर जो अपने आप को रिपीट कर रहा हो। देखिए अब ये रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन ये तो रिपीट कर रहा है ना, तो इसलिए हम इसको इस टाइप में लिखेंगे। इसके बाद आपके पास आती हैं नॉन रिपीटेड, हाँ जी, इसमें आपके पास आएगा नॉन रिपीटेड irreducible quadratic factor। अब इसके अंदर भी कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। नॉन रिपीटेड तो वही चीज़ है कि ऐसी चीज़ जो अपने आप को रिपीट नहीं करेगी। इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, यानी इसके अंदर एटलीस्ट एक ऐसा फैक्टर होगा डिनोमिनेटर में मौजूद जो कि क्वाड्रेटिक फैक्टर है, यानी उसकी हाईएस्ट पावर 2 है और आप उसे आगे रिड्यूस नहीं कर सकते, यानी वो रिड्यूसिबल नहीं है। अब रिड्यूसिबल कौन सा होता है, जिस तरह अगर है ना आपके पास x² - 4,
तो दिस इज रिड्यूसेबल फैक्टर। क्यों? बिकॉज इट कैन बी रिड्यूस्ड इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। अब आपने इस चीज़ को इसमें रिड्यूस कर लिया है, तो दिस इज़ नॉट एन रिड्यूसेबल फैक्टर बट एन रिड्यूसेबल फैक्टर। तो हमें ऐसा फैक्टर चाहिए इसके अंदर जो कि रिड्यूसेबल ना हो। यानी अगर देखें ना, आप उसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसके आप फैक्टर्स आगे नहीं बना सकते। वैसे आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन की जगह मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वन, वरना वो अंडर रूट में आयोटा में चला जाए। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो ये जो फैक्टर है ये इररिड्यूसिबल है। सॉरी नहीं ये भी तो रिड्यूसेबल नहीं है, सॉरी से ये मैंने आपको गलती से कह दिया। इसके बजाय मैं आपको एक और एग्जांपल हम चल ये ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री कर लें। चलें, अब इसके अंदर देखें ये जो है कोई ये फार्मूला नहीं बनता। वैसे आप x की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं इससे, मगर दिस इज़ नॉट ए रिड्यूसेबल फैक्टर। तो इसी तरह यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। 5 मैं न्यूमरेटर बस एक ही रख रहा हूँ जो पिछलों में भी लिया। आगे हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। अब एक और बात है, इररिड्यूसिबल फैक्टर इसमें एक और आ सकता है लेकिन वो ऐसा नहीं होगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 मैं लिख सकता हूँ तो ये नॉन रिपीटेड ही है क्योंकि ये और है और ये और फैक्टर है। अब इररिड्यूसिबल तो ये हो गया, लेकिन कम से कम एक की ज़रूरत है, दो की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हो भी सकता है और यहाँ नहीं भी हो सकता, साथ इसमें लीनियर भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता। यानी आपकी अपनी मर्जी आगे, मतलब एटलीस्ट आपको इसके अंदर एक इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर चाहिए। बस आखिरी है इसमें और वो है कि नॉन कह दिया, रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। इसके अंदर बस कुछ भी नहीं होगा, सेम टू सेम वैसा है, बस इसमें जो आपके पास इररिड्यूसिबल फैक्टर है ना वो एक से ज़्यादा मरतबा डिनोमिनेटर में मौजूद होगा। यानी अगर मैंने ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक ही लिखा था ना, एक ही दफ़ा, तो यहाँ पर अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ तो ये क्या हो गया, रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। कि एक तो ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है और रिपीटेड है, यानी एक से ज़्यादा मरतबा आ चुका है। ये आपके पास ये चार टाइप्स की क्वाड्रेटिक, मतलब आप ना उसको जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं उसमें इस तरह चार तरह की आ सकती हैं जिसको आपने रेजोल्यूट करना होता है। अब हम इसके अंदर ये बस एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को करवाऊंगा, इसको दो तरीक़ों से करवाऊंगा। एक तो हम जो कन्वेंशनल मेथड जो हम पढ़ते आए हैं हमेशा से कि वो उससे किस तरह करना है, और एक हमारे पास दूसरा तरीका है जो कि हम पेपर के लिए इस्तेमाल करेंगे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप उसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 6/2x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1। अब इसमें हमने ना इसको हम पहले करते हैं कन्वेंशनल मेथड से, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी, यानी वो ई-कैट का टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी, या नश का जैसा मर्जी, तो कम से कम उन्हें कन्वेंशनल का थोड़ा तो पता हो। खैर पढ़ा ही है, 10th में भी पढ़ा था ये, लेकिन कम एक दफ़ा रिवीजन के लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले नंबर पर हम इसको दो अपनी तरफ से इमेजिनरी के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, आगे हमें पता ही है, इनको इस पूरे फैक्टर को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इसे मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, पूरे इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 इज इक्वल टू a इंटू 3x माइनस 1 प्लस b इंटू 2x माइनस 1। अब हम क्या करते होते थे, आगे से हम यहाँ से एक फैक्टर से x की वैल्यू निकालेंगे। जब हम x की वैल्यू इस फैक्टर से निकालते हैं 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आती है 1/2। इस फैक्टर को फिर हम इसके अंदर डालेंगे, 6 इज इक्वल टू a इंटू 3 इंटू 1/2 माइनस 1 प्लस, अब ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आप 1/2 डालेंगे, 2 कटेगा, 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पर क्या चीज़ आपके पास आएगी, a इंटू 3/2 माइनस 1, यानी ये बनता किसके इक्वल है, 6 इज इक्वल टू a इंटू 1/2।
ये 1/2 है। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू क्या आती है 12। इसी तरह फिर आपने या तो आप इस तरह कर सकते हैं कि a की वैल्यू इसमें डालें और फिर आप इसको पूरे को सॉल्व करें, या इसे आसान है कि आपका एक और आपके पास फैक्टर चूंकि मौजूद है तो आप यहाँ से x की वैल्यू 1/3 डालें, इसमें डालें, इसमें डालें, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये मैंने a = 1/12 निकाला, a = 12। अब देखें यहाँ पर आपको एक चीज़ जो पता चलेगी कि ये तो खैर क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे स्टेप स्किप कर दिए हैं, ठीक है, कि मैं वैसे तो जब आप कन्वेंशनल करते हैं पेपर वगैरह के लिए, बोर्ड के लिए, तो आप पहले लिखते हैं लेट दिस इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाइंग दिस बाय दिस एंड दिस, और ये सारा इस तरह। अब एक ट्रिक है जो आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में इस्तेमाल करनी है, लेकिन वो ट्रिक हर क्वेश्चन के लिए अप्लाई नहीं होती, वो सर्टेन क्वेश्चंस के लिए अप्लाई होगी जहाँ पर कंडीशंस मेट होंगी, जहाँ पर कंडीशंस फुलफिल हो रही होंगी, वहाँ पर आप वो ट्रिक लगाएंगे। अगर नहीं हो रही तो फिर आपको कन्वेंशनल मेथड से करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कन्वेंशनल मेथड आप लोगों को करवाया है ताकि आप लोगों को कम से कम पता तो हो कि यार अगर वो वाली ट्रिक नहीं लग सकती तो ये कैसे करना है। उसके बाद यहाँ पर देखें, इसी क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ। मेन मकसद हमारा इसके अंदर क्या है, ए और बी की वैल्यूज़ निकालना। जो हमने ए की वैल्यू निकाली, बी की मैंने आपको कहा आप खुद निकाल सकते हैं। अब आपने जब एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए करना है ना, आप जो क्वेश्चन वाली पार्शियल फ्रैक्शन है पूरी, इसको एक साइड पे लिखें 2x - 1 इंटू 3x - 1, ठीक है, इक्वल्स टू, अब हम किसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं a की वैल्यू, ताकि हम इसके साथ उसको मैच करें तो हमें पता चले कि हमारी ठीक है भी या नहीं। अब देखें, इसको हम लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ a वाली फ्रैक्शन के साथ, a/2x - 1, सिर्फ और सिर्फ। अब आपने करना क्या है, ये हमने a की वैल्यू निकालनी है इसलिए a की वैल्यू लिखी है, a वाला फैक्टर यहाँ पर, a वाली फ्रैक्शन वहाँ पर लिखी है। अगर हमने b की वैल्यू निकालनी होती तो हम इसको छोड़ देते और सिर्फ b की वैल्यू लिखते, b वाला फ्रैक्शन वहाँ पर लिखते। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा वाला फाइंड करना है, कौन सी किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, उस हिसाब से फिर आप उसके इक्वल रखेंगे। अब आप करेंगे क्या, यहाँ पर से पहले तो निकालें इस फैक्टर से x की वैल्यू क्या निकलती है, इससे x की वैल्यू निकलती है 1/2। वैल्यू कैसे निकलती है, इक्वल टू 0 पुट करके, सही है। अब x की वैल्यू यहाँ से 1/2 निकल गई। अब हमने करना क्या है, इसको काटें, ठीक। अब जो x की वैल्यू है उसको इसके अंदर डाल दें, 6/3 इंटू x की वैल्यू 1/2 - 1, सही है। अब ये किसके इक्वल आएगा, 6/1/2, क्योंकि 3/2 - 1 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये a के इक्वल है तो ये किसके इक्वल आ गया 12। अब देखें, ये और ये इक्वल आए। अब आप लोग वैसे सोच रहे होंगे कि यार इसमें और इसमें कितना फ़र्क है, दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन ये इसलिए छोटा लग रहा है कि यहाँ पर फैक्टर्स मैंने ऐसे लिए हुए हैं, ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसकी आप डायरेक्टली फैक्टर की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर सकते हैं तो आपका आंसर निकल आएगा सीधा सीधा आसानी से। लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, फिर आप उसे नहीं कर सकते, फिर आपने उसको पूरा मल्टीप्लाई करवाना होता है और लाइक टर्म्स के जो हैं उनके कोफिशिएंट्स को इक्वेट करवाते हैं, फिर आप उसमें से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और फिर आपका आंसर निकलता है। इसलिए इससे उसके सही है कि आप यहाँ पर ये वाला मेथड यूज़ करें। लेकिन एक ये जो मेथड मैंने आपको कहा था ना, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, हर क्वेश्चन पर ये नहीं लग सकता। अब लिमिटेशन इसकी क्या है कि जब आपके पास रिपीटेड फैक्टर आ जाता है ना, रिपीटेड फैक्टर, अब देखें अगर यहाँ पर मैं एक और, अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ, यहाँ पर एक और आता है 2x - 1, अगर इस तरह आ जाता तो फिर आप उसको नहीं थे लिख सकते, यानी इस फिर मेथड से सॉल्व नहीं थे कर सकते। क्यों? क्योंकि एक 2x - 1 कट जाता है, ठीक है, मगर दूसरा जो 2x - 1 है, जब आप उसमें x की वैल्यू 1/2 डालते हैं तो फिर ये ज़ीरो हो जाता है और ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है। तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल है जिसमें रिपीटेड फैक्टर नहीं है, रिपीटेड फैक्टर नहीं है। अब भले वो इररिड्यूसिबल हो, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक हो, या वो आपके पास लीनियर हो, बस शर्त क्या है कि वो रिपीटेड फैक्टर ना हो। बस ये था इतना मेन, इसमें और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, यही तरीका। इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं, क्वेश्चन जिसमें एक तो मैंने आप लोगों को शुरू में जो बताया, एक तो रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन आ जाती है,
ठीक है। और दूसरा वो आपसे पूछ सकता है कि कंडीशनल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आ सकती है, आपके पास आइडेंटिटी की डेफिनेशन आ सकती है। और उसके बाद फिर वो कभी कभी क्या करता है कि आपको ना इक्वेशंस दे देता है, यानी क्वेश्चन में एमसीक्यूज में आपके पास ऑप्शंस होंगे, वो उसमें आपके पास वो पूछ लेगा, इक्वेशंस दी होंगी ऑप्शंस में, और वो पूछ लेगा कि भाई इसमें से कंडीशनल कौन सी है, इसमें से आइडेंटिटी कौन सी है या कौन सी नहीं है। इस तरह आप वो मतलब घुमा फिरा के हर तरह का वो क्वेश्चन पूछ सकता है। और उसके बाद या इस तरह की आ सकती हैं कि ये वो आपको दे देगा, बोलेगा कि इसमें ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो। कभी कभी वो कहते हैं कि ये आपके पास फ्रैक्शन है तो इसमें ए प्लस बी प्लस सी या इस तरह इनकी वैल्यूज़ ये ए प्लस बी प्लस सी बताओ। अब उसके लिए आप क्या करते हैं, पहले ए निकालते हैं, फिर बी निकालते हैं, फिर सी अगर है तो फिर आप उसको ऐड करेंगे और फिर जो आंसर आएगा। और कभी कभी एक और चीज़ बताऊं कि आपके पास वो क्वेश्चन क्या आता है कि फ्रैक्शन होती है और उसने आगे इक्वल टू पूछा होता है, ठीक है, और यानी उसने आगे ए बाय ये नहीं दिया होता। आप उसमें फिर आपने ना पूरा सॉल्व नहीं करने लग जाना, पूरा सॉल्व करेंगे टाइम लगेगा, उसमें आपने बैक सॉल्व करना है, आपने ऑप्शंस का एलसीएम लेना है क्योंकि उसमें आसानी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगा। ऑप्शंस का एलसीएम लें और चेक करें कौन से ऑप्शंस का एलसीएम लेके वो इसके साथ मैच करता है। तो इस तरह आपने करना है। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर बता दूँ, ये अक्सर एमसीक्यू वो पूछ भी सकता है, बल्कि उसमें ये है कि वेन एवर अ फ्रैक्शन इज रिड्यूस्ड इनटू द पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस असल में ये हैं, ठीक है, ये तो एक आपके पास रैशनल फ्रैक्शन है, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में वो रिड्यूस किया। कहते हैं वेन एवर अ पार्शियल फ्रैक्शन इज रिड्यूस्ड, वेन एवर अ रैशनल फ्रैक्शन इज रिड्यूस्ड इनटू पार्शियल फ्रैक्शन द इक्वेशन ऑब्टेन्ड इज एन आइडेंटिटी। यानी ऐसी जब भी आप किसी रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे या उसमें रिड्यूस करेंगे तो जो भी आपके पास इक्वेशन आएगी वो एक आइडेंटिटी होगी। और आइडेंटिटी मैंने आपको अभी बताया था कौन सी, ऐसी इक्वेशन जो एक्स की या वेरिएबल जो भी है आपके पास वेरिएबल की तमाम वैल्यूज़ पे वो सेटिस्फाई करे, मतलब आप पूरी नंबर लाइन से कोई भी वैल्यू उसमें उठा के डालें तो वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये था हमारा आज का लेक्चर। और बस पार्शियल फ्रैक्शन छोटा सा आसान है, इसकी प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन आ जाता है, एनईटी वगैरह में भी इसके आते हैं एक दो क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करें, छोड़नी कोई चीज़ नहीं है क्योंकि चांस नहीं ले सकते। थैंक यू, और उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।